मालिक की सजनबाजी प्यारी सत्संग जीव, बच्चे चाहते हैं कि जी हमें कुछ पॉइंट्स पे आप सत्संग, अभी जो सवालात आए हैं उसके अकॉर्डिंग सत्संग करें कुछ देर, कुछ तो जरूर। कई कह रहे हैं जी हमें सर्वाइकल बहुत हो जाता है। इसके लक्षण जो हैं कि आपके बैक साइड में खिंचाव पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सिर में दर्द, बैक साइड में खिंचा खिंचा रहना, क्योंकि लगातार जो कंप्यूटर का काम करते हैं, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, लिखने का काम करते हैं या बजाने का, जैसे बच्चे ज्यादातर इसी में लगे रहते हैं कंप्यूटर में या फोन में लगातार, तो चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, खिंचाव पड़ जाता है नाड़ियों में, पीछे दर्द रहने लग जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सुन्ना सुन्ना लगने लग जाता है, बेचैनी सी छाई रहती है। तो ये सब और भी कारण हो सकता है, लेकिन सर्वाइकल के भी लक्षण हैं। सर्वाइकल से ऐसा होता देखा गया है, एकांत अच्छा लगता है, कोई बोले अच्छा नहीं लगता, उसकी आवाज भी भद्दी लगती है, बुरी लगती है। तो उसके लिए एक तरीका हमने बताया है कि एक बेंच हो या चारपाई, आप उस पर लेटें, पहले सीधे लेट जाएं, फिर पांव के बल अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ सरकाएं और ये छाती इतनी आपकी आ जाए, छाती तक ये जगह, ये आप चारपाई से आगे ले जाएं। मान लीजिए ये चारपाई है तो इतना ये सिर वाला हिस्सा पीछे ले जाएं और फिर दोनों हाथ पीछे करने हैं और पूरा गर्दन को ढीला छोड़ दें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और थोड़े मोटे हैं आप, एक आदमी जरूर होना चाहिए जो पांव को पकड़ के रखे, अकेले मत करें। और ये करने से पहले आप थोड़ा घूम लें, तो हाथ पीछे लटका दें, गर्दन पूरी पीछे की तरफ कर दें। इस अवस्था में आप कम से कम 15 सेकंड जरूर रुकें। आधा मिनट रुक जाओ तो कहना ही क्या, आधे मिनट से शुरू करें, मिनट तक जाएं। और जैसे ही आधा मिनट हो जाए तो जो परिवारजन है या तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको थोड़ा सा पीछे, या फिर आप खुद जवान बच्चे हैं तो जैसे ऐसे हाथ हैं चारपाई को पाए और पीछे को सर्कल लें, अपनी जगह पे आ जाएं, वैसे लेटे रहें कुछ देर। और जब बैठे होंगे तो बैठना है 1 मिनट। उसमें अगर हल्का सा आपको चक्कर आता है ऐसा सीधे होने के बाद, तो इसका मतलब थोड़ा सर्वाइकल है, और ज्यादा आता है तो ज्यादा। तो ऐसा 15 सेकंड, आधा मिनट आप रुके, आधा मिनट सीधे हो गए, आधा मिनट फिर किया, कम से कम 3-4 बार, फिर 7 बार, सुबह दोपहर शाम। ऐसा आप करोगे तो 5-7 दिन में वो ये चीजें आपकी दूर हो जाएंगी और सर्वाइकल से आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर लगातार कंप्यूटर का काम फिर भी चल रहा है, तो इसलिए शाम के टाइम 3-4-5 बार आप जरूर कर लिया करो, तो ताकि बिल्कुल फ्रेश रहोगे। डेली का डेली आप दवाई लेते हो ना, टेबलेट लेते हो, ये मान लो कि आप दवाई ले रहे हो, तो उससे ये सर्वाइकल चला जाता है। इससे आपको बिल्कुल आराम मिलता है, क्योंकि हम भी बहुत कई बार काम किया करते हैं तो ऐसा हो जाता है खिंचाव सा, और जैसे ये किया हम तो झट कर लेते हैं और हाथों हाथ ठीक हो। बहुत बच्चों को हमने, हजारों बच्चों को बताया है, तो उन्होंने करके देखा, रिजल्ट 100%। साइड इफेक्ट तो इसका है ही नहीं, बस इतना साइड इफेक्ट है कि जो अनजान, पहले गर्म होना है, चलने के बाद ही ये आसन आपने करना है। तो ये प्रैक्टिकली है, हमने करके देखा है बहुत बार और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, याद ही नहीं रहता कि कहीं दर्द भी रहता है या दर्द भी है। और अगला जो यहां पे आया है सवाल कि परिवार और रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे, गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं, जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं, जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़े से मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे, हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए, कहते हम कौन सा कम है। तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में। वो निकलेगा
दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परवरिश में आप बड़े हुए हैं, उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है तो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा, जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है, वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। जो 3 कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गदा 25 उम्र जोर जवानी का। एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है, उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ ही थे, मुझे जितनी अकल काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोची आती है, ओहो माँ बाप तो सही किया था, तू ही गलत था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति में जो अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। पर उन बच्चों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो बुरा करेंगे, मेरा तो ऐसा कर देंगे। कारण वो कहते घर ता वस जे पर उंगलां वाले वसन नहीं देंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भी सुधर तो जाएं, पर उंगली लगाने वाले इर्द गिर्द ही होते हैं। झूठी अफवाह, झूठी बातें दिलो दिमाग में डाल देते हैं और बच्चे उन पे चल के बस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और घर परिवार बिखर जाते हैं, तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। तो भाई घर परिवार एक होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप सत्संगी ही बच्चे हैं, राम नाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करने वाले हैं, सेवा का भाव रखते हैं आप सभी धर्मों में, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आपके चाचा ताऊ बाप 2-3 भाई हैं, आगे उनके 2-2 बच्चे हो गए तो 6 वो हो गए, 3 वो 9। अब उनमें से अगर 3 बच्चे मानवता की भलाई भी करेंगे बारी बारी से जाके, तो घर के काम धंधे में नुकसान भी नहीं होगा और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी आप माला माल रहेंगे। कितना बढ़िया है। शादी में कोई चले गए 2-3 तो बाकी संभाल लेंगे घर को। पहले होता था ऐसा, हमारा कल्चर था, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। एक होता था हाड़ी, एक होता था पाड़ी। हाड़ी जो खेतों में हल चलाता था, सारे खेत धंधे का काम वही संभालता था, पाड़ी भैंस वगैरह को, और एक जिम्मेवार जो शहर से सामान लाना, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना,
सारे 2-3 भाई अगर होते तो इस तरह से बहुत कमाल का सिस्टम था हमारे समाजों में, हमारे इस संस्कृति में, लेकिन आज खो गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जरा जरा सी बात को गहराई में ना ले जाया करो। छोटी छोटी बातें होती हैं और उसका बतंगड़ बनाने में आस पड़ोस के लोग काम करते हैं। पंजाबी में एक कहावत आपको कई बार सुनाई है, आज फिर जुबान पे आ गई, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये पुरानी कहावत है, गाने बन गए वो एक अलग बने, बाद में बने, पर ये पुरानी कहावत है। लाई लग किसी के कहने में आने वाला पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चंद्रा घमंड ना हो, पड़ोसी गंदा ना हो जो हमेशा उंगली लगाता रहे। जैसे बाहर से कोई आया, पत्नी या पति, तेरा पति तो ऐसे, तेरी पत्नी तो ऐसे, ये ऐसे करती है। पुराने टाइमों में कहते थे दाल सब्जी लेने बहनें आती थी और क्या से क्या बोल जाती थी, बड़ी अजीबोगरी बातें भी बोल देती थी कि भाई तेरा तो पति किसी काम का नहीं, वो तो बेकार है, फलां है, धिंकड़ है, आई है सिर्फ सब्जी लेने और आग लगा के चलती बनी। अब वो जब आते हैं पति महोदय तो शुरू हो जाता है महाभारत। तो इस तरह भाइयों में, आगे बच्चों में झगड़े करवा देते हैं, और छोटा सा अहंकार, छोटी छोटी बातों के लिए आपका ईगो हार्ट होने लगती है और आप अलग हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। हमारे अकॉर्डिंग आप राम का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, छोटी छोटी बातें इग्नोर मार दिया करो। आप परिवार के बारे में कोई उंगली लगाता है, सारे परिवार के सामने उसको ले आया करो कि भाई ये तू कह रहा था मेरे भाईचारे के बारे में, बोल क्या कह रहा था, तो उसने जो मसाला बनाया सारा ही उड़ जाएगा, और आगे से वो कभी भी आपके सामने आपके भाई परिवार की निंदा नहीं करेगा। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आप जरूरी है आज के टाइम में भी, हमेशा के लिए। कई बार होता है, अभी एक अगला जो सवाल आया कि जी कभी कभी आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। आज के टाइम में जो नशेड़ी हैं, कर्जाऊ हैं, जिनके सिर पे कर्जा है, या पारिवारिक कलह कलेश है, नौकरी पेशे में कलह कलेश है, खेती बाड़ी में बर्बादी हो गई, तो ये कुछ एक कारण है, वैसे कारण और भी होंगे जिससे आत्महत्या के विचार इंसान के अंदर आने लगते हैं। पहली बात, आत्मघाती महापापी, ये हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मा का घात करने के लिए तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं सोचते, वो भी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। और आपको तो सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है प्रभु परमात्मा ने, तो आप क्यों आत्मा का घात करने पे तुले हो? कहता है जी नशा करता हूं, अब नशा मिलता नहीं, मां बाप ने जवाब दे दिया और पैसा खत्म हो गया, जमीनें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं। गलत। आपके अंदर भगवान जी रहते हैं और आपके अंदर ऐसी विल पावर है कि आप अगर हिम्मत करेंगे और राम के नाम से, नशा भी छूट जाएगा और आत्महत्या के विचार भी बदल जाएंगे। ये सच्चाई है। जिंदगी को कभी भी इतना कमजोर मत बनाइए, अपने आप को मजबूर मत बनाइए और जिंदगी को इतना फालतू मत समझिए। फिर कर्जा हो गया, कर्जाऊ हैं आप और आप लगते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं तो पीछा छूट जाएगा। कैसे भाई? तू घर का मुखिया, तेरे पे डिपेंड तेरे बच्चे, पत्नी, माँ बाप, परिवार, जो भी तेरे पे डिपेंड है, क्योंकि तू मुखिया है। और तू सोचता है कि कर्जा हो गया मैं आत्महत्या कर लूंगा। कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने? ये तो कायरता है, महान कायरता। तू आत्महत्या कर गया और तेरे छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उनका जो हाल करेगा समाज। सोचा है कभी? किया विचार? दिमाग में आया कुछ? आप निकल लिया कि मैंने मर जाऊं और सारे परिवार को दुखी कर जाऊं। क्या कैसा है तू मुखिया और कैसा है तू इंसान?
नहीं भाई, ऐसा मत कर। कोई भी बेटी बेटा हमारा ऐसा सोचता है, राम जी की औलाद, कभी ना सोचो ऐसा, बल्कि डट के सामना करो। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, मुश्किलातें आती हैं, आप हिम्मत करो। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आप मेहनत करो, भगवान जी साथ दे देंगे और धीरे धीरे कर्जे उतर जाएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कर्जा नहीं उतरता, गम चिंता टेंशन लेने से कर्जा नहीं उतरता, और आत्महत्या से तो आप परिवार का बुरा हाल करके जाते हैं। महापापी तो वैसे ही बन गया, आत्मघाती महापापी। पीछे जो परिवार छूट गया उसका और बुरा हाल। तो ये तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अब पढ़ने वाले बच्चे, नंबर कम आ गए, मां बाप ने कहा था नंबर कम आ गए तो देख लेना। इस पे आपको एक हंसने वाली बात सुनाती है। कहने का मतलब आप टेंशन ना लिया करो। एक बच्चा था, उसके नंबर कम आते थे, तो उसका बाप कहने लगा, ओए अगली बार अगर नंबर कम आए ना या तू फेल हो गया तो मुझे बाप मत कहना। वो चुप रहा। अब रिजल्ट आ गया, उसका बाप बैठा ही था, आया उसके, कहता हाँ क्या हुआ? कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। क्योंकि उसने कहा था बाप मत कहना, बाप का नाम था रमेश। तो कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। सो हम ऐसा नहीं कहते कि आप फेल हो जाओ। कहने का मतलब अगर नंबर कम आ गए तो कोई आसमान नहीं नीचे गिर गया। अगली बार फिर सही मेहनत कीजिए, उसको अपने दिल पे लगा लो कि हाँ इस बार कम आए हैं, मेरे बराबर वाले मेरिट पहुंच गए, वो भी गर्भ से जन्मे और मैं भी कोई ऊपर आसमान से नहीं टपका। तो अगली बार एम बना लो, गैरत बना लो, यकीन मानो आपकी भी मेरिट आ जाएगी। आत्महत्या किस चीज का क्या हाल है? मां जिसने गर्भ में रखा उसका क्या दोष है भाई? ये बच्चों, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, आपको छोटी सी बात लगती है? तो आप 1.5-2 किलो की ईंट पेट पे बांध के 3 दिन सो के देख लो, चल फिर के देख लो, उतारनी नहीं, 3 या किलो की ईंट पेट पे बंधी हो और आप सो के दिखा दो, नहीं सो पाओगे ना। अरे मां ने 9 महीने रखा है पेट में, वो इसलिए कि आत्महत्या करके उसको दुख दे जा। बाप ने परवरिश करी, सपने बुने कि मेरा बेटा बड़ा हो के मेरा ऐसे साथ देगा, ऐसे मुझे खुशियां देगा। क्या ये कुठाराघात नहीं कर रहे आप? और मां बाप को भी इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि देख लेना अगर कम नंबर आए वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पढ़े लिखे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं। गांव में हमने देखा अनपढ़ नहीं परवाह करते, कहते पुत्र ढंग नाल पास हो जी, उनका काम होता है। हमने जो देखा आज भी ऐसे ही होता होगा कि बेटा जी पास हो जाना, अच्छे नंबर ले आना। और ज्यादा जो पढ़ लिख के कट जाते हैं ना मां बाप, खुद का मार्कशीट नहीं दिखाएंगे कितने लिए थे, या तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट है, नेचुरली सेल वैसे जाएंगे बच्चे में और वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। पर क्या आपने उसके संगी साथियों का कभी ध्यान दिया कि उसका संग तो नहीं गलत, कहीं गलत संग में तो नहीं फंस गया? क्या आपने उसको कभी टाइम दिया है, कभी चेक किया है उनके टीचरों के पास, मास्टरों के पास 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करी है कि बताओ मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्कूल में उसकी कितनी हाजिरियां हैं? 15 दिन में करते रहो चेक, पता चल जाएगा वो स्कूल में ही जाता, कहीं और तो नहीं जाता 15 दिनों में बीच में। और पता चलेगा तो फिर चेक करो और प्यार से हैंडल करके, गलत सोबत में पड़ गया है तो उसकी वो गलत सोबत हटवा दो। अगर ये सब कर रहे हो आप मां बाप, तो हकदार बनते हो बच्चे को कहने के कि बेटा नंबर अच्छे ले आना। और अगर उनको टाइम ही नहीं देते आप तो अपने आप में मस्त हैं, आपका बिजनेस है जी, व्यापार है जी, ऐशो आराम है जी, आप तो उसमें खोए हैं। पर आपको गैरत है ना, मेरा बेटा कम नंबर कैसे ले आया? बेटे की कभी जाके आपने रिपोर्ट ही नहीं देखी और लास्ट में कम क्यों ले आया? तो गलतियां आपकी है, मां बाप की। तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। मां बाप
अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चे माँ बाप को एक एज ए फ्रेंड, एज ए सहेली, बेटी है तो अपने माँ बाप को सहेली की तरह, हमारे ख्याल में एक टाइम रख लो। पहले भी हमने बहुत साल पहले सत्संग में बोला था, आज फिर से कहना चाहेंगे कि आप एक टाइम रख लो, 1 घंटा 2 घंटे। बच्चा स्कूल से आता है, आज की भाषा में फ्रेंड टॉक, उसका नाम दे दो फ्रेंड टॉक, कि एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह माँ बाप अपने बेटे बेटी से दोनों बैठ के बात करें कि बेटा इस टाइम में जो भी तू बताएगा हम तेरे को लड़ेंगे नहीं। तो 100% बाहर वो दोस्त मित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि घर में ही दोस्त मित्र मिल गए और आपको हर बात शेयर करेगा। और जो बात आपको लगे कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो एक फ्रेंड की तरह ही उसको गाइड करके, एक दोस्त की तरह गाइड करके उसे समझा दीजिए और वो आदत छोड़ देगा। लेकिन आप तो जी हिटलरबाजी करते हैं, मेरे से डरता रहना चाहिए। कई तो बच्चे माँ बाप से आंख ही नहीं मिलाते, बाप के तो पास ही नहीं आते, यूं लगता वो करंट मार रहा हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, जब फ्रेंड टॉक करते हैं उसमें जो उसने बताया, बाद में कहीं पीटना मत उस बातों के लिए, अगले दिन फ्रेंड टॉक खत्म हो जाएगी। फ्रेंड टॉक का मतलब उसको उसी तरह से हैंडल करें, बाद में उसका जिक्र नहीं करना 2 घंटे के बाद। तो बच्चा आपको हर चीज बताएगा, स्कूल में, बस में, कहां क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। वो छोटा है, छोटे होते से ये शुरू कर लोगे, आप तो समझदार है ना, आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चे को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो यकीन मानो, ये फ्रेंड टॉक अगर शुरू कर लोगे अपने बच्चों के साथ, दोस्ती का एक रिश्ता, माँ बाप तो हैं ही आप, और दोनों बैठ के अपने बेटे बेटी से सारी बातें करें। हर चीज का हल जब माँ से बाप से मिल जाएगा कि भाई इस मुश्किल से निकलेगा ये हल, तो उसको बाहर दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्त बनाएगा भी तो स्वस्थ दोस्त बनाएगा जो हर समय साथ रहें। तो हमारा काम तो बताना है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आत्महत्या रूपी ये जो बला है ये बच्चों से दूर हो जाएगी। तो कर्जे की बात कही और ये पढ़ाई वाले बच्चों की बात कही। अब बिजनेस व्यापार में लॉस हो जाता है या खेती बाड़ी एकदम तबाह हो जाती है, तो भी कई किसान भाई, बिजनेसमैन आत्महत्या कर जाते हैं। और एक है शक, जो सबसे गंदी चीज है। पति पत्नी में ये बहुत बड़ा जहर है, बिना वजह शक। दृढ़ यकीन होना चाहिए एक दूसरे पे, और कोई दोनों में से एक भी यकीन तोड़े ना। अगर टूट गया तो रिश्ता भी खस्ता हो जाता है, लचकदार हो जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रहता, फिर दोनों आवारागर्दी पे उतर जाते हैं। तो इसलिए आत्महत्या का ना सोचें, रिश्तों को मजबूत और यकीन मजबूत होना चाहिए। किसान की फसल तबाह हो गई, बड़ा दर्द है। 6 महीने मेहनत करता है, क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए। बड़ा दर्द होता है जब फसल पकी पकाई हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, 84-83 की बात होगी, ध्यान में नहीं हमें, बरसात आ गई, गेहूं की मंडलियां बोलते हैं, ढेरियां लगी होती हैं, जगह जगह काट के लगा देते हैं। अब वो खलियान में लाके रखी, बरसात आ गई, अगले दिन धूप वगैरह निकली, उसको बिखेर दिया, 2 दिन धूप पड़ी, वो सूखने लगी, तीसरे दिन फिर बरसात आ गई, तो बिल्कुल गेहूं काली पड़ गई और बदबू आने लग गई। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी गेहूं घर के लिए बची। तो इतना खर्चा किया होता है, कैसे कंट्रोल करें? पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आत्महत्या कर लो। खाने को तो मिल गया, जीने का तो है, चलो कर्जा उठा लिया, उसका दर्द है, पर मरने से क्या बताइए आप, कर्जा उतर जाएगा क्या? वो जो समस्या घर के लिए खड़ी हो गई, क्या वो हल हो जाएगी? जी नहीं। हे किसान भाइयों, ऐसा करने से आप ही नहीं, आप सारे परिवार को दुखी कर गए। आप घर परिवार में बैठ के दुख साझा करो, अंदर ही अंदर मत रखो कि भाई आपा इतना कर्जा उठा चुके हैं, फसल अपनी तबाह हो गई, अब आपा ने
हाथ बंद करके खर्चा करना है, मतलब कम से कम खर्चा। जिंदगी का जीवन यापन करना है, ऐशो आराम को मारो, तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। तो सारे परिवार में जब आप बात करोगे ना, आधा बोझ तो वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि एक अकेला आदमी जब दिमाग में रखता है तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है, उससे आत्महत्या के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जब वही बात पूरी फैमिली में और संयुक्त परिवार हो तो कहना ही क्या, फिर तो सारे परिवार वाले मिलके लग जाएंगे कि हाँ हमारे पे कर्जा है और हमने मेहनत करनी है। यकीन मानिए रास्ते जरूर मिल जाते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे सोचते हैं। पर आत्महत्या ना करो हे किसान भाइयों। ठीक है, कुदरत के कादिर ने कहर बरपा दिया, ठीक है आप बर्बाद हो गए, पर बर्बाद हो गया गाने से क्या आबाद हो जाओगे? फिर से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप कर्मठ हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं। फिर से लग जाइए जमीन के साथ मेहनत करने, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कर्जा भी उतर जाए और फायदा भी हो जाए। ऐसे ही बिजनेस व्यापार है, पैसा लगाया डूब गया। वैसे एक बात बुरा ना मानना बच्चों, बिजनेस व्यापार कि अगर मेहनत की कमाई लगाते हो, हमारी जिंदगी का ये तजुर्बा है, वो पैसा कभी डूबता नहीं। ये अजमाई बात है, एक बार झटका लग सकता है लेकिन अगले साल फिर पूरा हो जाएगा। अगर मेहनत का नहीं ठगी बेईमानी का है, फिर तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं लेनी चाहिए, एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, ऊंटों का व्यापार वगैरह करते थे। गांव वालों को पता नहीं था कुछ इतना ज्यादा, लेकिन राजस्थान में ये देखा है हमने, अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे नया ट्रैक्टर आ गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अच्छा इसकी तो लाइट जलती, अच्छा इसका तो ये होता है। ये 76 की बात है। तो ये भी उन्हीं टाइमों की, उनसे पहले की बात है। कोई ऊंट ले आया, शाम सी का समय था, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। अरे यार क्या खूबसूरत ऊंट है, कितना बढ़िया ऊंट है, कितने का लाया? कहते यार ले आया जितने का हुआ। अब गांव वालों ने ज्यादा नहीं छेड़ते थे कि ठीक है बहुत सुंदर ऊंट है भाई, गजब का ऊंट है तेरा, क्योंकि ऊंट ही होता था मेन हल जोतने का साधन। पंजाब साइड में बैल वगैरह होते थे, राजस्थान में भी कई जगह बैल होते थे, लेकिन मोस्टली ऊंट ज्यादा चलते थे। तो अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले रह गए थे, कुछ दोबारा फिर आए कि यार शाम को तो इतना बढ़िया दिखा नहीं। सुबह जाके देखते तो खाली होते थे, ज्यादा बरसात पे निर्भर था। तो फिर आगे घर में देखा तो खाली खूंटा, ऊंट है ही नहीं। अब वो सज्जन बैठा चुप खामोशी सी में, गांव वाले सारे कहते यार ये क्या कर दिया तूने, ऊंट बेच दिया? कहता हाँ। कहता कितने का? कहता लगे मोल दे दिया। असल में पता क्या हुआ, वो बंदा चोर था, चोरी करके ऊंट लाया, रात को कोई चोर चुरा के ले गया। तो कहने लगा लगे मोल दे दिया भाई। तो हे भाई बुरा ना मानना, अगर बेईमानी से कमाया था तो लगे मोल चला गया, टेंशन किस बात की? हाँ मेहनत का कमाया है, और मेहनत कड़ा परिश्रम का पैसा है। हम आपको गारंटी देते हैं, राम नाम जपते रहो, फिर मेहनत करो, एक बार अगर वो डूबा भी है तो अगली बार दुगना भी आ सकता है। ये अजमाई हुई चीजें हैं। पर आत्महत्या किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आत्महत्या किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी चीज के लिए कभी भी ना किया करो, ना सोचा करो। और इसका सबसे बड़ा बचने का कारण है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। ये सॉल्यूशन, ये दवाई है। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम अपने अपने धर्मानुसार आप जाप करें सुबह शाम। विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो आप आत्मबल से अपनी गम चिंता टेंशन परेशानियों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो अपने आप ही आत्महत्या का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा।